तो नाज़रीन, कुल मिलाकर के देखें तो इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता है वहां पर अलग अलग तरीके से जो कार्रवाइयां देखने को मिली है एक दूसरे पर। खासकर बात करें अमेरिका और इसराइल की जानिब से, जब ये कार्रवाई की गई तो पहले से ही ये मंसूबा तैयार किया गया था और इसराइल के जो हुकाम हैं या जो वुज़रा है उनके मुताबिक ये कुछ महीनों पहले से प्लानिंग चल रही थी और आज बाकायदा तौर पर यह हमला किया गया है। लेकिन इस बीच में आपको बता दें, जहां पर हमारे साथ इस वक्त एक मेहमान भी जुड़ चुके हैं, इकबाल ममदानी साहब जुड़े हैं, माहिर खारजा उमूर हैं। इकबाल ममदानी साहब, बताइएगा, एक तरफ से जहां पर मनसूबा बंदी के तहत यह हमला ईरान और अमेरिका की जानिब से, माफ कीजिएगा, इसराइल और अमेरिका की जानिब से एक बार फिर ईरान पर किया गया है, तेहरान पर किया गया है, तो ऐसे वक्त में इनको मालूम था पहले से कि ईरान चुप रहने वालों में से नहीं है, वो जवाबी कार्रवाई कर सकता है। तो फिर इमरजेंसी नाफिज करना, शहरियों को बंकर्स में छुपने के हवाले से बताना, ये सारी चीजें क्या कुछ आप कह रहे हैं। एक तरफ से ये हमला भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ से बाकायदा तौर पर ईरान का इन्हें खौफ और डर भी है कि वो चुप नहीं रह सकता, वो नहीं झुक सकता। तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए जी साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। ये हमला अचानक नहीं हुआ है। पिछले लगभग 5-7 महीने से इजराइल ने चुपचाप मिडिल ईस्ट में अपने फाइटर एयरक्राफ्ट परमानेंटली फॉरवर्ड डिप्लॉय कर दिए थे। खासकर अजरबैजान और कुछ गल्फ जो एयरबेसेस है उसको उपयोग कर संभावना चल रही थी कि एक काम चला रहा था, मतलब स्ट्राइक डिस्टेंस पहले से ही कम कर लिया गया है ताकि ईरान के अंदर बहुत गहराई तक टारगेट जो है वो हिट किए जा सके। सबसे बड़ा टारगेट न्यूक्लियर प्लांट बताया जा रहा है। असल टारगेट है ईरान का मिसाइल कमांड नेटवर्क। ईरान की ताकत जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बल्कि उसकी 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल जो है, इन्वेंटरी मिसाइल जो है वो है। अगर कमांड एंड कंट्रोल टूट गया तो ईरान इफेक्टिवली एक तरीके से अंधा हो सकता है। पहला एक तरीके से हमला देखिए तो बॉम्ब के पहले साइबर से हुआ। युद्ध शुरू होने से पहले कुछ घंटे पहले ईरान ने रडार कम्युनिकेशन और एयर डिफेंस जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है उसको जाम किया। इसका मतलब है कि एयर स्ट्राइक एक्चुअली सेकेंड फेज था। पहला फेज जो है इनविजिबली साइबर वॉर था, इसलिए ईरान कई जगह स्ट्राइक डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। कई ईरानी कमांडर जो है एक साथ टारगेट हुए और ये रैंडम बॉम्बिंग नहीं बल्कि डिक्टेशन स्ट्रेटजी है, यानी कि सेना का दिमाग हटाओ ताकि रिटेलिएशन ऑर्गेनाइज ही ना हो सके। इस स्ट्रेटजी को आप यूज पहले से यूएस और इराक वार में किया गया था। आप उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो अब सबसे जो डेंजरस हिस्सा शुरू होगा वो ये है कि इजराइल ईरान को प्रवोक कर रहा है कि वो डायरेक्ट इजराइल पर हेवी मिसाइल जो है वो देखे, ताकि जिसके चलते अगर ईरान फर्स्ट मेजर रिटेलिएशन करता है तो यूएस ऑफिशियली फुल वॉर में एंटर कर सकता है। अभी यूएस टेक्निकली सपोर्ट में है, ऑफिशियली वॉर में एक तरीके से खुलकर नहीं आया है। दूसरा, ईरान जो है अभी क्या करता है, हॉर्मुज स्ट्रेट की जो बैटलफील्ड बनाने वाली बात कर रही थी, अगर ईरान यहाँ माइंस बिछा देता है या टैंकर पर हमला करता है तो ये समझ लीजिए कि दुनिया के लगभग 20% जो तेल सप्लाई है वो रुक जाएगी। उस दिन ये जो मिडिल ईस्ट में है जो वॉर एक तरीके से शुरू हो जाएगा और ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर बन जाएगा। तो हिजबुल्लाह की भी एंट्री जो है उसमें गेम चेंजर होगी। लिबनान से हिजबुल्लाह के पास लगभग 1.5 लाख रॉकेट्स है। इजराइल ईरान डोम जो है वो शॉर्ट रेंज रोक सकता है, लेकिन सिचुएशन एक तरीके से बिगड़ती जा रही है। एक समझ लीजिए कि हजारों रॉकेट एक साथ ईरान आयरन डोम को अगर ओवरलोड कर सकते हैं, इसलिए इजराइल जो है वो चाहता है किसी तरीके से कि नॉर्थ बॉर्डर जो है उस पर सिविलियंस जो है वो इवैक्यूएट हो जाए ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उन्हें वो आसानी से कर ले। और तो ये भी आपसे समझना चाहूंगा थोड़ा सा, जिस तरीके से मैंने आपसे पहले भी पूछा यही कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और अब खबर ये भी आ रही है कि जो कतर के अंदर अमेरिका के एयरबेसेस है वहां पे भी धुआं उठते हुए दिखाई दे रहा है। इसराइल के कई इलाकों के अंदर मिसाइल दागने के हवाले से खबरें हैं। तो ऐसे में ये जंग क्या आगे बढ़ सकती है? क्या कुछ नतीजा आपको लगता है क्या हो सकता है अब आगे? देखिए, ये जंग जो है वो इसमें कोई शक नहीं है, ये तो बढ़नी ही है। पिछले लंबे समय से भले ही इजराइल ने पिछले दिनों एक तरीके से अपनी हार न मानते हुए एक सेटलमेंट कर लिया था 12 दिन की जंग के अंदर। अभी वो खुद चाह रहा है कि अमेरिका इस मामले के अंदर डील जो है वो पूरी तरीके से करे और आगे आए। जिस तरीके से आज ये हमला हुआ है उसके बाद अमेरिका ने उसके अंदर हामी भरी है कि वो उसके साथ है, तो एक संभावना मैं ऐसा मानता हूं कि ये भी हो सकता है कि इजराइल उस महबूबा की तरह है कि जिसने जाकर के जंग छेड़ दी है, तो अब जो आशिक है वो भी एक तरीके से अगर मना करेगा तो ये समझ में आएगा कि महबूबा सुनती नहीं है।
तो इसलिए न चाहते हुए आशिक को भी जो है उस लड़ाई के अंदर एक तरीके से जाना पड़ रहा है। तो अमेरिका की हालत यही है कि इजराइल के कहने पर उसे इन सारी चीजों में लड़ना होगा, लेकिन अगर अमेरिका हर जगह से लड़ाई शुरू कर देता है तो उसके लिए भी एक दिक्कत ये हो जाएगी कि अजरबैजान के जिस तरीके से वो ये माफ कीजिएगा हथियार जिस तरीके से पहले ही वो सब जगह अलग अलग मुल्कों को दे रहा है, इसके अंदर अगर उसकी खुद की अपनी एक जंग शुरू हो जाती है। और सभी को पता है कि ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह है वो बहुत पावरफुल है, वो अमेरिका तक भी टारगेट करने की संभावना का बताई जा रही है। और पिछले दिनों जिस तरीके से चाइना और रशिया ने अलग अलग मिसाइल्स और रडार सिस्टम्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह जो ईरान को दिए है, अगर उसका इस्तेमाल सही से अगर होता है तो ये मुसीबत सिर्फ इजराइल नहीं अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ी बन सकती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर इस जंग को 2-4 दिन में खत्म होना है तो बात अलग है, अगर ये जंग धीरे धीरे करके अमेरिका तक पहुंच गई तो एक बात समझ लीजिए कि ट्रंप की हालत वैसे भी बहुत खराब है। मिड टर्म इलेक्शंस वहां है, अमेरिकन लोग जो है पिछले कई दिनों से अलग अलग चीजों से परेशान है, तो इसके अंदर हालात और अमेरिका में बिगड़ सकते हैं। इजराइल के लोग पहले से ही नेतन्याहू को पसंद नहीं करते हैं, अगर वो लोग भी सड़कों पर आना शुरू हो गए तो हालात जो है बेकाबू वहां भी हो सकते हैं। जिस तरीके से अमेरिका और ईरान ये चाहता है कि ईरान के अंदर सत्ता बदली जाए और लोगों को सड़कों पर लाया जाए, इसी तरीके से अमेरिका और इजराइल के अंदर भी यही हालात के चांसेस है। अगर ये सारी ही चीजें होती है तो उसके अंदर चाइना रशिया किस तरफ बैठते हैं और नॉर्थ कोरिया किस तरह खुल करके आता है ये देखना होगा, क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है लेकिन यूरोप जो है वो चाहता है कि किसी तरीके से इसके अंदर थोड़ा सा पीछे रहा जाए। वहीं चाइना रशिया जो है उसका क्या रोल होता है, नॉर्थ कोरिया बात क्या करता है, अगर मुस्लिम ममालिक की करें तो मुस्लिम ममालिक को आप इस जंग में कहां देखते हैं? देखिए, मुस्लिम ममालिक ये बहुत बेहतर इससे जानती है कि अगर इजराइल ईरान पे हावी हो जाता है तो उनके लिए आने वाले दिनों के अंदर खतरा है। इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर मुस्लिम ममालिक ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ यूज करने नहीं देंगे। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि उनको पता है कि हूथी लेबनान ये जितने भी लोग हैं शिया मलेशिया, ये आने वाले दिनों के अंदर अगर हमला मुस्लिम कंट्री पे करते हैं तो उनके लिए आपसी जो जंग है वो बहुत बड़े लेवल पे हो जाएगी। उन सारी चीजों को लेकर के वो बचता हुआ नजर आ रहा है पूरे मामले को लेकर के। तो मुस्लिम जितनी कंट्रीज है जिसके अंदर खास करके सऊदी और इनकी बात करें तो वो सारे ही लोग बचते आए, लेकिन यूएई जो है वो खुल करके उसने कहा है कि वो इजराइल के साथ है। बाकी कोई ऐसी मुस्लिम कंट्री नहीं है जिसने ये साफ तौर पर कहा है कि वो इजराइल के साथ है। तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि अगर इस तरह के हालात के अंदर समझ लीजिए कि अगर खुल करके यूएई अगर इजराइल के साथ आ जाता है तो ईरान जो है वो उस पर भी पलटवार करने से नहीं चूकेगा। जिस तरीके से आपने कहा कि कतर और ये सारी जगह पर जिस तरीके से हालात है तो हर मुस्लिम ममालिक कंट्री जानती है कि सीधी उनकी जंग उनसे नहीं है, लेकिन जहां जहां अमेरिकन बेसेस है वहां पर एक तरीके से आप मान के चलिए कि ईरान जो है वो रिटर्न हमला कर सकता है जैसे पिछली बार किया था उसने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये हम जानकारी पहुंचाने के लिए। नाजरीन, एक और खबर आपको बता दें, भारत की जो खारजा वजारत है एम्बेसी के हवाले से खबर आपको बताएंगे, जहां पर एक और एक्सपर्ट जुड़े और खासकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। अहमद अयाज साहब हैं, सियासी माहिर हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। अहमद अयाज साहब, अगर देखें तो इस वक्त ये जो हमला देखने को मिला है, आमतौर से अमेरिका इसराइल का हमेशा ये रहा है कि पॉलिटिकल जो रजीम है ईरान की उसे तख्ता पलट किया जाए, वहां पर एक ऐसी रजीम को लाया जाए, ऐसे हुक्मरानी को लाया जाए जो अमेरिका और इसराइल के इशारे पर नाचे, और इन तमाम चीजों के लिए सारी कोशिशें की जा रही हैं। तो इस बीच में आप इस हमले को किस हिसाब से देखते हैं? मकसद वही है अमेरिका का, जो इस वक्त इसराइल के थ्रू ईरान पर घुसने का मतलब तो वही है, क्योंकि जो सुपरमेसी जो चल रहा है अमेरिका को लग रही है बाकी जगहों पर हो रही है, तो क्योंकि वो ईरान के पास थ्रू नहीं हुई है अभी तक, तो वहाँ की लीडरशिप जो है वो काफी स्ट्रांग है लीडरशिप अभी के लिहाज से, और वो अपनी खुद इत्मादी है उनकी। तो वही तो एक मकसद है, पर्पज है इस वक्त
अमेरिका का कि रिजीम चेंज हो और ऐसी रिजीम आ जाए जो यूं कहे कि अमेरिका के इशारों पर नाचे तो मकसद तो वही है इस वक्त जो हो रहा है। मकसद तो वही है और लग रहा है इस वक्त जो हो रहा है वो बड़ी तैयारी के साथ हो रहा है, क्योंकि हमने देखा पिछली बार जब इसराइल और ईरान के दरमियान मामला हुआ, फिर अमेरिका भी बीच में आए, तब तो शायद उस वक्त हम कह सकते थे कि जंग स्प्लिट होने का चांस नहीं है। अब इस वक्त लग रहा है कि पक्का इरादा करके अमेरिका सामने आ गया। तो आपसे ये भी मैं समझना चाहूंगा, जिस तरीके से अब ये जो हमला हुआ है तो ऐसे में वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इस पर कितना इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, खासकर जो नॉर्थ कोरिया है, चाइना है और इस तरीके से रशिया या यूरोपियन कंट्रीज जिस तरीके से ईरान के साथ रहना चाहती हैं या उसके साथ हिमायत भी देखने को मिली माजी में, तो ऐसे में ये जंग कहां की ओर जा सकती है? क्या ये सिर्फ इन 3 ममालिक पर महदूद रह सकती है या इसका मजीद दायरा बढ़ सकता है? अभी तक ये देखा गया है कि कोई मतलब जंग नहीं चाहता, कोई मुल्क नहीं चाहता है कि जंग में पहुंच जाऊं, इसलिए तो हर एक मानता है कि अगर वो जीतता भी है जंग में, लेकिन जंग उस मुल्क के लिए तबाही होती है, इसलिए कोई भी नहीं चाहेगा कि अपने मुल्क में जंग में धकेलेगा। लेकिन आप इसमें एक चीज जरूर आएगी कि जो ईरान के आसपास जो है, जैसे यमन जैसी कंट्री, पॉसिबिलिटीज वो कुछ सपोर्ट करने के लिए शायद सामने आ सकते हैं, लेकिन कोई भी सामने आने के लिए एहतियात करेगा और नहीं लग रहा है कि इस वक्त लार्ज स्केल एस्केलेट हो जाएगा, अच्छे चांसेस एस्केलेट होने का, क्योंकि जो नेगोशिएशन जो न्यूक्लियर इश्यूज को लेकर है वो ब्रेक थ्रू नहीं हो रही है और वो एक बहाना है, लेकिन अल्टीमेटली उनको रिजीम चेंज करने का शायद प्लान है और वहाँ अपने चौधराहट का प्लान है। तो नहीं लग रहा है कि इस वक्त ये बहुत बड़ा वार की शक्ल इख्तियार करेगा, जिसको हम वर्ल्ड वार कहेंगे। नहीं लग रहा है कि उस लेवल पर शायद जाएगा, लेकिन एक अच्छा खासा जंग होगा। अमेरिका ईरान भी काफी रेजिस्टेंस दिखाएगा और वो भी रिटेलिएट कर लेगा, क्योंकि अज़्म है उनके पास, बेशक जितने पावरफुल ना हो जितना अमेरिका या बाकी लोग, लेकिन अज़्म है उनके पास, वो अज़्म को कायम रखेंगे और उस लिहाज से जबरदस्त रिएक्शन दे देंगे, तो उसके नतीजे में शायद काफी नुकसान आती हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका का लग रहा है इस वक्त बड़ा प्लान है और कैलकुलेटिव है और वो शायद वो इस वक्त डिसाइसिव होगा, उस लिहाज से ऐसा लग रहा है ये महदूद रहेगा इन्हीं कंट्रीज के दरमियान शायद वर्ल्ड वार की तरफ नहीं जाए। एक आखिरी खबर लेते हैं और उसके बाद मजीद खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, लेकिन एक आखिरी खबर एडवाइजरी के हवाले से करेंगे, जहां पर अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जब कशीदगी हुई है तो भारतीय वजारत खारजा ने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। शहरी होशियार रहें और महफूज मकामात पर रहें। उर्दून में मुकीम शहरी फौरी रवानगी करने के हवाले से उनको भी हिदायत दी गई है। हिंदुस्तानी वजारत खारजा और तल अवीव में भारतीय सफारतखाने ने इसराइल